हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इस बुक समरी में हम निवेश के लिए कंपनी का आकार और प्रकार, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस करना, कुछ स्टॉक को छोड़ने के कारण और खरीदने और बेचने का सही समय के बारे में जानेंगे। लेखक पीटर लिंच द्वारा लिखित वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बुक हमें व्यक्तिगत निवेश को बेहतर करने की ओर ले जाती है। यह बुक हमें बताती है कि किस प्रकार पेशेवर निवेशकों को मात देते हुए अपने निवेश को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। यह बुक हमें मार्केट के शोर शराबे से दूर ले जाती है और कंपनी के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देती है। निवेश करना एक बात है और उसके साथ बने रहना एक अलग बात है। कुछ लोग भय के कारण बेच देते हैं तो कुछ लोग लालच के कारण। इसलिए निवेश में बने रहने के लिए हमें यह पता होना जरूरी है कि हमारे निवेश के नियम या रणनीतियाँ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंपनी का आकार और प्रकार। किसी कंपनी का आकार इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि हम स्टॉक से क्या हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ बेहतर प्रोडक्ट को छोड़कर बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में बड़ा मूव कम देखने को मिलता है और वहीं पैसे को बढ़ाने के मामले में छोटी कंपनियां हमारी बहुत अधिक मदद करती है। लेखक कंपनी के आकार को डिसाइड करने के बाद सभी कंपनी को 6 सिंपल कैटेगरीज में रखते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, स्लो ग्रोइंग। शुरुआत एक तेजी से बढ़ने वाली कंपनी से होती है और बढ़ते बढ़ते यह अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में थक जाती है। नंबर 2, दिग्गज मीन्स स्टॉलवार्ट्स कंपनी। यह एक मजबूत कंपनी होती है जो मुश्किल समय के दौरान भी अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता प्रदान करती है। यह कंपनी ऐसा सामान बनाती है जिसकी हमेशा मांग रहती है। नंबर 3, फास्ट ग्रोइंग। यह वे छोटी आक्रामक नई कंपनी होती है जो सालाना 20 से 25% की दर से बढ़ती है। नंबर 4, साइक्लिकल ग्रोइंग। यह वह कंपनी है जिसकी बिक्री और लाभ नियमित रूप से बढ़ते और घटते हैं। नंबर 5, टर्न अराउंड कंपनी। जब कोई कंपनी खराब प्रदर्शन के दौर से गुजरकर वित्तीय सुधार के दौर में प्रवेश करती है, ऐसी कंपनियों को टर्न अराउंड कंपनी कहा जाता है। नंबर 6, एसेट प्ले कंपनी। यह वह कंपनी होती है जिसके पास कुछ छुपे हुए एसेट होते हैं जो कंपनी को प्रॉफिट बनाने में मदद करते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि कंपनियां हमेशा एक ही कैटेगरी में नहीं रहती। यह कभी तेजी से बढ़ने वाली कंपनी के रूप में शुरू होती है और कम गति से बढ़ने वाली कंपनी के रूप में समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार तेजी से बढ़ने वाले लोग रोमांचक जीवन जी सकते हैं और फिर वे जलकर राख हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य होते हैं, वे हमेशा 2 अंकों के प्रॉफिट को बनाए नहीं रख सकते हैं और जल्द ही या बाद में वे खुद को थका देते हैं और सुस्त और आरामदायक 1 अंकों के प्रॉफिट से ही संतुष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। लेखक का मानना है कि कंपनी कोई भी व्यक्ति चला सकता है, लेकिन सफल कंपनी चलाने के लिए कुछ बेहतर की आवश्यकता होती है और हम इन बेहतर विशेषताओं को फॉलो करके अपने निवेश से पैसा बना सकते हैं। हमें कभी भी एक आदर्श कंपनी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इसकी कल्पना कर सकते हैं तो हम इन विशेषताओं को पहचान जाएंगे जो हमें कंपनी को एनालिसिस करने में मदद कर सकती है, जिनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, कंपनी का नाम नीरस लगता है या हास्यास्पद। एक बेहतर कंपनी सरल बिजनेस करती है और सरल व्यवसाय का नाम बिल्कुल उबाऊ होता है। यह जितना उबाऊ होगा उतना ही बेहतर होगा। नंबर 2, कंपनी कुछ बोरिंग करती हो। यदि शानदार अर्निंग्स और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी भी नीरस काम करती है तो यह हमें छूट पर स्टॉक खरीदने के लिए बहु समय देती है। नंबर 3, कंपनी कुछ अप्रिय करती हो। एक ऐसा स्टॉक जो एक ही समय में बोरिंग और घिनौना हो, कुछ ऐसा जो लोगों को उचकाने या घृणा से दूर जाने पर मजबूर कर दे, आदर्श है। नंबर 4, कंपनी एक बाय प्रोडक्ट हो।
इस कंपनी के सभी डिवीजन अलग अलग और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जो कंपनी को ज्यादा रचनात्मक और प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करता है। नंबर 5, कंपनी के इंस्टीट्यूशंस मालिक न हो और एनालिस्ट फॉलो न करते हों। नंबर 6, ऐसी कंपनी जिसकी अफवाहें बहुत है। सम्मानित निवेशक ऐसी कंपनियों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट बनाने लगती है तब वे भी इन कंपनियों को चुनना पसंद करते हैं। नंबर 7, ऐसी कंपनी जिसमें कम समय के लिए कुछ निराशजनक परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है। नंबर 8, ऐसी कंपनी जो एक गैर विकास उद्योग में शामिल है, यही आगे चलकर सबसे बड़े विजेता विकसित करती है। नंबर 9, कंपनी किसी कुछ खास पेटेंट या संघीय मंजूरी हो जो उन्हें बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। नंबर 10, एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट हमें बार बार खरीदते पड़ते हैं, यह भी हमें बेहतर पैसा बनाने में मदद करती है। नंबर 11, ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजिकल उपकरण बनाती हो लेकिन अभी किसी कारण परेशानियां फेस कर रही हो। नंबर 12, अंदरूनी लोग खरीदार हो। जब अंदरूनी लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं तो हम निश्चित हो सकते हैं कि कम से कम कंपनी अगले 6 महीनों में कंपनी दिवालिया नहीं होगी। नंबर 13, कंपनी शेयर वापस खरीद रही हो। अगर किसी कंपनी को अपने भविष्य पर भरोसा है तो वह खुद पर निवेश अवश्य करती है। निवेश करने से पहले हमें इन बातों के बारे में पता होना आवश्यक है ताकि हम कंपनी को लंबे समय तक होल्ड कर सके। यह सभी बातें हमें बेहतर कंपनी ढूंढने में मदद करती है, लेकिन हमें कुछ स्टॉक एनालिसिस पर भी ध्यान देना है जो हम आगे जानेंगे। नंबर 3, स्टॉक एनालिसिस। कंपनी को जानने की इस यात्रा में अब बारी है कंपनी के शेयर्स की। वो क्या है? ना भावनाओं का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल जाती है, लेकिन नंबरों पर भरोसा है। सच में कल मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा और बिल में 1100 लिखाया। वाह, मैंने अपने पेरेंट्स से 100 रुपए चुरा लिए। हमारे निवेश के साथ ऐसा न हो कि कुछ चीजें हमें दिखाई न जाए या हम उसे नहीं देख रहे हैं, इसलिए एक बार नंबर पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। यह नंबर्स हमें एक आइडिया देते हैं कि कंपनी में अभी निवेश करना है या इंतजार करना है। यह नंबर कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, परसेंट ऑफ सेल्स। इससे सेल्स और एक्सपेंस या प्रॉफिट के बीच के संबंध को समझने में मदद मिलती है। इसका उपयोग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का आकलन करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 2, प्राइस अर्निंग रेशो। हाई पीई रेशो भविष्य में ग्रोथ के लिए हाई उम्मीदों का संकेत देता है, जबकि कम पीई रेशो यह संकेत देता है कि शेयर का मूल्य कम है या कंपनी चुनौतियों का सामना कर रही है। नंबर 3, कैश पोजीशन। मजबूत कैश पोजीशन फिनेंशियल हेल्थ और अल्पकालिक लायबिलिटीज को पूरा करने, अवसरों में निवेश करने और आर्थिक मंदी का सामना करने की क्षमता को दर्शाता है। नंबर 4, बुक वैल्यू। किसी कंपनी का बाजार मूल्य उसके प्रति शेयर बुक वैल्यू से तुलना करके यह बताता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या नहीं। नंबर 5, कैश फ्लो। नकदी प्रवाह का विश्लेषण करने से कंपनी की तरलता, वित्तीय लचीलेपन और समग्र फाइनेंशियल हेल्थ का आकलन करने में मदद मिलती है। नंबर 6, पेंशन प्लान। पेंशन योजनाएं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 7, ग्रोथ रेट। हाई ग्रोथ रेट मजबूत प्रदर्शन और संभावनाओं का संकेत है, जबकि कम या नकारात्मक ग्रोथ रेट अंडरलाइंग इश्यूज का संकेत देता है। नंबर 8, डेब्ट फैक्टर। एक सामान्य कॉरपोरेट बैलेंस शीट में 75% इक्विटी और 25% डेब्ट होता है और मजबूत बैलेंस शीट में 1% डेब्ट और 99% इक्विटी हो सकती है। दूसरी ओर एक कमजोर बैलेंस शीट में 80% डेब्ट और 20% इक्विटी हो सकती है। नंबर 9, डिविडेंड। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज और टेलीफोन यूटिलिटीज प्रमुख लाभांश देने वाली कंपनियां हैं। धीमी वृद्धि की अवधि में उन्हें प्लांट बनाने या अपने उपकरणों का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती है और कैश जमा होता जाता है। नंबर 10, क्या यह भुगतान करता है? यदि हम लाभांश के लिए कोई शेयर खरीदने की योजना बना रहे हैं
तो पता करें कि क्या कंपनी मंदी और बुरे समय के दौरान लाभांश का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं। नंबर 11, छिपी हुई संपत्तियां। निवेशक को संभावित निवेश अवसरों को उजागर करने और कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू का बेहतर आकलन करने के लिए छिपी हुई संपत्तियों की भी तलाश करनी होती है। नंबर 12, इन्वेंट्री। जब इन्वेंट्री सेल्स की तुलना में तेजी से बढ़ती है तो यह एक लाल झंडा है बेहतर पक्ष के लिए। अगर कोई कंपनी उदास है और इन्वेंट्री कम होने लगी है तो यह पहला सबूत है कि चीजें बदल गई है। यही वे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर निवेशक को निवेश करने से पहले जानने होते हैं ताकि वह अपने पैसों को बढ़ा सके। नंबर 4, कुछ स्टॉक को छोड़ना। अब तक हमने जाना कि हम किस प्रकार एक बेहतर कंपनी खोज सकते हैं और वह हमारा जीवन बदल सकती है, लेकिन जितना यह जानना जरूरी है हमें किसमें निवेश करना है, उतना यह भी जानना जरूरी है कि किससे बचना है। हाई ग्रोथ और हॉट स्टॉक्स एक बहुत ही चतुर भीड़ को आकर्षित करते हैं जो व्यवसाय में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए एक निवेशक को अपने लिए कुछ नियम बनाने होते हैं ताकि उन स्टॉक से बच सके जो उनका पूरा पैसा डुबा सकते हैं। लेखक ऐसे कुछ नियम बताते हैं जो किसी कंपनी में फॉलो होने पर उसे छोड़ना जरूरी हो जाता है। नंबर 1, हॉट स्टॉक। ये स्टॉक अक्सर प्रचार और सट्टा निवेश के कारण अधिक प्रचलन में होते हैं। भावनाओं के कारण इसकी कीमतें घटती और बढ़ती है जो कंपनियों की वास्तविक आय क्षमता को नहीं दर्शाती है। नंबर 2, इनसाइडर या विशेषज्ञों से स्टॉक टिप्स। खुद रिसर्च करने के बजाय टिप्स पर भरोसा करने से हम खुद अपना पैसा बढ़ाना नहीं सीख सकते हैं। नंबर 3, हाई पीई रेशो। हाई पीई रेशो यह संकेत देता है कि स्टॉक का मूल्य अधिक है। नंबर 4, अनसस्टेनेबल ग्रोथ। तेज विकास अक्सर अनसस्टेनेबल होता है और जो कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ती है उन्हें अनेक चुनौतियों और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, गिरावट वाले उद्योगों। गिरावट वाले उद्योगों में कंपनियों के विकास की संभावनाएं सीमित होती है और उन्हें मुनाफा बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 6, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड स्थितियां स्वाभाविक रूप से जोखिम भरी होती है और अक्सर विफल हो जाती है। नंबर 7, कंसेप्ट स्टॉक्स। जबकि कुछ कंसेप्ट स्टॉक्स सफल निवेश में बदल जाते हैं, कई अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। इस स्टॉक में निवेश करना अत्यधिक सट्टा और जोखिम भरा हो सकता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हम जो समझते हैं उसमें निवेश और गहरी रिसर्च करना महत्वपूर्ण है। साथ ही निवेशकों को ठोस बुनियादी बातों, टिकाऊ ग्रोथ और उचित आकलन वाली कंपनियों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नंबर 5, खरीदने और बेचने का सही समय। अब तक हमने जाना कि वो कौन कौन से कारक हैं जिन्हें निवेश के लिए हमें किसी कंपनी में ढूंढना है और किसे छोड़ना है। हमने अपनी रिसर्च करने की सामग्री जुटा ली है, अब बारी है निवेश करने की। अब हमें यह देखना होता है कि कब निवेश करना है और कब स्टॉक को छोड़ना है। लेखक के अनुसार निवेश करने का कोई निश्चित समय नहीं है। हम जब अपना होश संभालते हैं और बेहतर कंपनी ढूंढ पाते हैं तो हमें निवेश रिसर्च पूरी होने के बाद करना होगा। अगर बाजार हमें यह नहीं बता सकता कि कब बेचना है तो फिर क्या बता सकता है? कोई एक सूत्र संभवतः जैसे इंटरनेट दरें बढ़ने से पहले बेच दे या अगली मंदी से पहले बेच दे ऐसी सलाहें हैं जिनका पालन करना उचित होगा, पर हम यह नहीं जानते कि यह कब होगा। लेखक हमें कुछ बातें बताते हैं जो हमें किसी कंपनी के साथ बने रहने और उसे छोड़ने में हमारी मदद कर सकती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, किसी स्टॉक में 30 से 50% की बढ़ोतरी होने पर। नंबर 2, किसी कंपनी के फंडामेंटल खराब हो जाने पर। नंबर 3, किसी कंपनी का पीई रेशो सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाने पर। नंबर 4, कंपनी के साथ कुछ गलत होने पर। नंबर 5, कर्ज अचानक से बढ़ने पर। ऐसे अनेक कारण लेखक बताते हैं जो हमें कंपनी को छोड़ने में मदद कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि हम शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का ट्रेंड मायने रखता है, वही लॉन्ग टर्म में कम। कंक्लूजन, 1 अपॉन वॉल स्ट्रीट बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातों को जाना है जो इस प्रकार है।
नंबर 1, हमें कंपनी को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ भागों में बांटना होगा। नंबर 2, उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ताकि हमें पता हो कि कंपनी की पोजीशन क्या है। नंबर 3, स्टॉक एनालिसिस हमें किसी कंपनी में निवेश करने का अवसर देता है। नंबर 4, हमें निवेश करते समय कुछ स्टॉक को छोड़ना होता है ताकि हम अपने पैसे बचा सके। नंबर 5, निवेश करने के लिए कोई सही समय नहीं होता, इसलिए अच्छे और बुरे समय का इंतजार न करें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।